कल हम लोगों ने देखा था कि मिनर्वा मिल में 368(4) और 368(5) को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड ये कह दिया गया, जो कि पूर्व में जिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अवैध ठहराया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था, उनको भी वैध बना देती थी। तो 368(4) और 368(5) जैसे ही असंवैधानिक घोषित हुए, वैसे ही अब तक जिन कानूनों को चुनौती नहीं मिली थी, उन कानूनों को चुनौती मिलना शुरू हो गई। लेकिन एक चीज खूब समझ लेंगे कि हिंदुस्तान में चुनौती तभी मिली जब आर्थिक हितों का मसला आया। कोई बहुत आदर्शों के लिए या कोई बहुत लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके लिए उस काल में चुनौती मिली हो, ऐसा नहीं हुआ, जबकि इस काल में हो रहा है। ठीक है, यह भी एक सिम्टम है जो ये शो करता है कि आज राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, लोग ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आज सिर्फ लोकतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों को लेकर विभिन्न कानूनों को चुनौती मिल रही। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब तक अधिकारों पर, आर्थिक हितों पर चोट नहीं हो रही है, तब तो कुछ भी कोई कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं है किसी पे। ठीक है, कितने कैसे भी संशोधन पारित हुए हो, कोई एजिटेशन, कोई प्रदर्शन, कहीं कुछ नहीं। मिनर्वा भी कब डिसाइड हुआ? जब 1974 का अधिनियम, ठीक है, जिसे उसमें रखा था, ठीक है, उस अधिनियम के मुताबिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, उसके अंतर्गत एक धारा 18A थी, उसके अंतर्गत आदेश जारी करके जब अधिग्रहण किया, तब मिनर्वा में चुनौती मिली। तो यही स्थिति रही है। लेकिन मिनर्वा ने एक रास्ता खोल दिया और मिनर्वा ने यह कहा कि अनुच्छेद 42 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो अनुच्छेद 42 कह रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 42वां है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो 368(4), 368(5) पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं, ठीक है, पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया था। बहुत सारी चीजें हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानी थी, लेकिन 368(4) और 368(5) के संबंध में कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और साथ ही 31C उसमें जो स्थिति ले आए थे, ठीक है, उसमें 25वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा था, 25वें संविधान संशोधन से तो उसे क्रिएट ही किया 31C को, और 31C को क्रिएट करके उसमें ये कह दिया था कि अगर 39B और 39C इसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है और उसे नवी, ठीक है, और उसे नवी अनुसूची में तो खैर नहीं हो, तो ठीक है, अगर इनमें वर्णित जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसकी पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है, तो उसे 14, 19 और 31 इसके आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय तो 31 था, उस समय तो कोई बात ही नहीं थी। तो 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। 9 शेड्यूल की बात वो तो 31B में ही है, ठीक है। और आपका 42वें संविधान संशोधन से 31C में यह कर दिया था कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जितने भी हैं उनमें से किसी की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14, 19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि 31 तब तक, ठीक है, डिलीट किया जा चुका था। तो 14, 19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। लेकिन शायद 14, 19, 31 भी रहा, जो भी हो, 31 उस समय तक डिलीट हुआ था या नहीं हुआ था, ये थोड़ा इस समय कंफ्यूजन है। वो कोई ऐसी चीज नहीं, तो आप AI वगैरह सबसे देख सकते हैं। फिलहाल 14, 19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ये आपका 42वें संविधान संशोधन से चीज आ गई। लेकिन जब चुनौती मिली मिनर्वा में, तो ये पार्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। यानी 31C आज की तिथि पर
उसी रूप में मानी जाएगी जिस रूप में वो केशवानंद भारती के समय मौजूद थी। और केशवानंद भारती के समय कैसे मौजूद थी कि 39B और 39C केवल यहां जो पॉलिसी वर्णित है उसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14 और 19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। आज की स्थिति यह है। तो जो मिनर्वा डिसाइड हो गया तो बामन राव, ठीक है, इसमें 1964 में पारित एक महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल सीलिंग ऑन होल्डिंग एक्ट, जो सीलिंग के अधिनियम यहां भी पारित किए जाते हैं। सीलिंग का मतलब खेती में कि आपको यह कहा है ना कि 75 बीघे खेती ही उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति के नाम हो सकती है, अगर इससे ज्यादा होती है तो सीलिंग में निकल जाएगी, ग्राम समाज में निहित हो जाएगी, फिर वो जो भूमिहीन वगैरह हैं उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में भी और ऐसा कानून महाराष्ट्र में वहां भी है। और महाराष्ट्र में भी इस कानून को नवी अनुसूची में रख दिया था। अब जब नवी अनुसूची में रख दिया तो 1964 से लेकर तो कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन जब मिनर्वा डिसाइड हो गया, ठीक है, और मिनर्वा डिसाइड होने के बाद यह कह दिया गया कि केवल 39B और 39C इसमें वर्णित पॉलिसी, इसे प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्योंकि बाकी जो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रमोट करने वाली बात कही थी वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई मिनर्वा में, तो बात तो यही बची। तो मिनर्वा डिसाइड होने के बाद कि केवल 39B और 39C, तो पिटिशनर्स ने इस एक्ट को चैलेंज कर दिया, ठीक है, नवी अनुसूची में ये रख दिया गया था। लेकिन बामन राव में पहली बार नवी अनुसूची में रखे गए एक्ट को चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो कुछ है वो सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या विधान हो, और ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है ना। और बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है इसके आधार पर इस कानून को शून्य घोषित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। दो महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल लेजिस्लेचर द्वारा पारित एक्ट के संबंध में लागू हो, ठीक है, एक बात तो यह हो रही है, ठीक है, पहली बार। दूसरी बात यह हो रही है क्योंकि इस पर डिस्प्यूट रहा है इंदिरा गांधी राजनारायण में। इंदिरा गांधी राजनारायण में उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मत था कि नहीं, लेजिस्लेटिव एक्ट भी चैलेंज हो सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि चीफ जस्टिस का मत था कि नहीं हो सकते। लेकिन बामन राव में यह कहा गया कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इसलिए इसको शून्य घोषित करना चाहिए। और जब एक्ट ही शून्य है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो शून्य है ही है, क्योंकि फिर जब एक्ट ही नहीं बचा तो फिर जोड़ा किसे 39B, ठीक है, आपका 31B में 9 शेड्यूल में किसे जोड़ा। तो बामन राव में इसे चुनौती मिल गई मिनर्वा के बाद, क्योंकि मिनर्वा ने ही रास्ता खोला। तो जब इस पर विचार बामन राव में हुआ तो बामन राव का महत्व इसी बात में है कि बामन राव में यह कहा कि आपने जो 1973 तक 1973 जिस दिन केशवानंद भारती डिसाइड हुआ उस दिनांक तक जो कुछ शामिल कर दिया गया 9 शेड्यूल में, वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर हो गया। उसकी न्यायिक समीक्षा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इसके विषय पर नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इसी को तो एक्सक्लूड कर रही है, ठीक है ना। जो आपका 9 शेड्यूल है जो 31B से निर्मित हुई है, वो जो एक्सक्लूड कर रही है वो तो जुडिशियल रिव्यू है कि न्यायिक समीक्षा उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की नहीं होगी
अनुच्छेद 14, 19, 31 के आधार पर यही तो वो कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहां तक जिस दिन केशवानंद भारती पारित हुआ, डिसीजन दिया गया, उस दिन तक जो था उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आधार पर फर्स्ट अमेंडमेंट उसकी भी हो सकती है, चौथा अमेंडमेंट उसकी भी हो सकती है, क्योंकि गोलकनाथ में उन्होंने कहा था कि प्रॉस्पेक्टिव ये लागू होगा। केशवानंद भारती में नहीं कहा कि प्रॉस्पेक्टिव लागू होगा। ठीक है, जो कहा नहीं कि प्रॉस्पेक्टिव लागू होगा, यानी भविष्यरक्षी प्रभाव इसका होगा, तो फिर सामान्य सिद्धांत लागू होगा। और सामान्य सिद्धांत क्या है कि न्यायालय अगर किसी उपबंध को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर रहा है तो वो उसी दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था जिस दिन इनेक्ट हुआ। अगर कोई बेवकूफ है तो जिस दिन उसे बेवकूफ डिक्लेयर किया जाएगा उस दिन वो बेवकूफ नहीं होगा, वो पहले दिन से बेवकूफ था, डिक्लेरेशन बाद में हुआ। तो अगर फर्स्ट अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, ये फोर्थ अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट था, तो वो पहले दिन था। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, ठीक है, और आपका ये एक्ट, सब चुनौती सबको मिल गई बामन राव। तो कोर्ट ने कहा कि इस संशोधित संविधान हो सकता है, इस पर तो कोई दो मत है ही नहीं। संशोधन इस प्रकार नहीं हो सकता कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त करे, इस प्रकार नहीं होगा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट और जो फोर्थ अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना है, ठीक है, समतामूलक समाज, उसको और स्थापित कर रहे हैं। इसलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए फोर्थ अमेंडमेंट और फर्स्ट अमेंडमेंट को जो चुनौती मिल रही है वो ठीक नहीं है और वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जहां तक बात, ठीक है, 31C की है, तो वो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है उसको और प्रभाव देने के लिए शामिल की गई, इसलिए वो भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। 31A भी कॉन्स्टिट्यूशनल, 31B भी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि जो फर्स्ट और फोर्थ को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया तो 31A और B ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। 31C पर कहा वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन 1973 जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया, इसके बाद अगर कोई अधिनियम 9 शेड्यूल में रखा जाएगा तो उसे रखने के लिए जो संविधान संशोधन होगा, भाई रखेंगे तो आप संविधान में संशोधन करके ही नहीं, 9 शेड्यूल वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसमें रखेंगे कैसे? तो उसे करने के लिए जो संविधान संशोधन होगा उसकी वैधता और एक्ट की वैधता दोनों का परीक्षण बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। जहां तक केशवानंद भारती तक की बात है, उस तक जो कुछ हुआ वो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया, ये उपधारित किया जाएगा और उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। यानी 1973, 24 अप्रैल 1973 बॉर्डर लाइन हो गई। उससे पहले जो हो गया, ठीक आगे से बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल काम करेगा। इसी में बामन राव का महत्व है। मेरे मुंह से कहीं सेल्विया निकल गया, सेल्विया नहीं है, आयर कहलो है। आज सुबह हम याद कर रहे थे कि मेरे मुंह से कहीं निकल गया कि सेल्विया में ये इस स्थिति को बदला है, जो स्थिति बामन राव में थी, लेकिन सेल्विया में नहीं बदला। आयर कहलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में डिसाइड हुआ, ठीक है। और ये एक और कॉन्स्टिट्यूशनल महत्व का मामला है। इसमें यह कहा कि नहीं, हालांकि इससे पहले जब भी हम क्लास लेते थे और बामन राव की बात करते थे तो हम यही कहते थे हमेशा कि नहीं, ये बामन राव में ठीक नहीं कहा। 1973 तक भी जो एक्ट शामिल किए गए उनकी भी जुडिशियल रिव्यू उनका भी होगा, ये डिसाइड होना चाहिए। क्या पता वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। ये आपका
सोच ही तो है कि केशवानंद भारती में उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर ली गई, हुई तो नहीं। और यही शक संजीव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संजीव वर्सेस नहीं, वो कोल मैन्युफैक्चरिंग करके था, ठीक है, संजीव कोल मैन्युफैक्चरिंग करके वो मुकदमा था, उसमें यही बात कही भी थी। उन्होंने कहा कि जो ये बात कही गई कि आपका मिनर्वा में या किसमें, फिलहाल संजीव में इस पर शक वही जाहिर भी किया गया था। हां, उन्होंने ये कहा संजीव में कि केशवानंद भारती में, उन्होंने कहा केशवानंद भारती में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पार्टली वैलिड और पार्टली इनवैलिड ठहराया था, ठीक है, क्योंकि 25वां संविधान संशोधन कह रहा था कि अगर किसी लेजिस्लेचर ने किसी कानून में यह लिख दिया कि इस कानून को 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, तो उस कानून को या उस कानून के संबंध में यह माना जाएगा क्यों 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इस पार्ट को केशवानंद भारती में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो संजीव में यह कहा गया कि ये जो बात कही गई है कि सब जो है, जो 39 जिस एक्ट में ये नहीं लिखा है उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसका नहीं होगा, ये बात ऑबिटर डिक्टा है, ठीक है ना, इसलिए इसको लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन मिनर्वा में संजीव के व्यू को, ठीक है, ओवर रूल किया, ठीक है, तो माना मिनर्वा ही जाता है, ठीक है, माना मिनर्वा ही जाता है। लेकिन बावन राव से पहले भी हमारा मत हमेशा ये रहा कि नहीं, जब बावन राव बताते थे तो हम हमेशा कहते थे कि नहीं, इसके बाद भी जो 1973 से पहले शामिल कर दिए गए उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होनी चाहिए। और यह बात आईआर कहलो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी कि बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आधार पर कोई भी कानून जो नमी सूची में शामिल किया गया है, कभी भी शामिल किया गया, इससे कोई मतलब नहीं, उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आधार पर होगी। यह महत्व है बावन राव का। उसके बाद आपका रघुनाथ राव, ठीक है, रघुनाथ राव में केवल रूल ऑफ लॉ और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया और यह कहा कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब बताया वही कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, जो शक्ति आपको दी गई आप उसी का उपयोग करेंगे, आदि आदि बातें कही गई। तो रघुनाथ राव उतना महत्व का मामला नहीं है जितना बामन राव है, और बामन राव के बाद 2007 में आईआर कहलो। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पूरी स्थिति। अब जरा देखें जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे महत्व का मामला है और जुडिशियल रिव्यू अनेकों मामलों में यह निर्धारित हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आपको मालूम है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 5 चीजें तो उसी में कह दी केशवानंद भारती में, सारे लोगों ने सहमत होकर कही कि ये 5 चीजें तो सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, ठीक है, और आपका कौन था एक और बचा, ठीक है, देख लीजिएगा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें उन्होंने 5 बताई और 3 और बताई थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, और आपका जो व्यक्ति की गरिमा फंडामेंटल राइट में निहित है, और वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना, कि वेलफेयर स्टेट के लिए काम करेगा स्टेट, ये, और आपका यूनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, और यानी टोटल 8 चीजें। उसका की हो तो होलो आना है, उसमें डेमोक्रेसी, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये
बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया। इंदिरा गांधी राज नारायण में मामला आया, उसमें इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर, इस सब की बात हुई। एसआर बोम्मई आया, एसआर बोम्मई में डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और सेकुलरिज्म, इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया, ठीक है। रघुनाथ राव में अनुच्छेद 14 को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित किया। और इंदिरा साहनी का महत्व इस बात में भी है कि अनुच्छेद 16 को 14 का विस्तार ये कहा, इसका मतलब अनुच्छेद 16 भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये स्थिति आ गई। लेकिन जहां तक जुडिशियल रिव्यू का सवाल है, जुडिशियल रिव्यू पर एक बात सबने मानी है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, सबने माना। लेकिन जुडिशियल रिव्यू करता कौन कौन है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दो करते हैं ना। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करना, ठीक है। हमने आपसे कई बार कहा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जो भी ताकत किसी को मिली, क्या उसने उस ताकत का इस्तेमाल, ठीक है, उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जिन उद्देश्यों के लिए उस ताकत का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन प्राधिकृत करता है, ठीक है। पहला सवाल तो यही होता है जुडिशियल रिव्यू में। दूसरा, क्या उसने जुडिशियल रिव्यू की ताकत का, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं बल्कि संविधान की ताकत का इस्तेमाल करके, यह संविधान की ताकत के इस्तेमाल के नाम पर उसी ताकत का इस्तेमाल किया जो वाकई उसे है, ठीक है ना। और क्या उसने संविधान की ताकत का इस्तेमाल उन मर्यादाओं के अधीन किया है जिन मर्यादाओं के अधीन उसे करना चाहिए? यही जुडिशियल रिव्यू है। और जुडिशियल रिव्यू इसे करने की शक्ति किसमें? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स वही कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वही है। अब एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जुडिशियल रिव्यू को कर सकते हैं। अगर हम कोई और अथॉरिटी सर्जित कर दें हाई कोर्ट के स्थान पर, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू की ताकत दे दें, तब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है? क्योंकि हाई कोर्ट क्रिमिनल अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, सिविल अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। क्रिमिनल अपील के संबंध में कुछ विशेष दशाओं में सुप्रीम कोर्ट भी अपील जा रही, लेकिन सामान्यतः हाई कोर्ट दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, सिविल अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। अन्य बहुत सारे जुडिक्शन भी उसके पास। कुल मिलाकर वो इतनी बिजी बॉडी है कि अगर उससे अलग हटकर जुडिशियल रिव्यू की ताकत हम किसी और अथॉरिटी को दे दें, तो क्या ये गलत कहा जाएगा? ठीक है, हमने किसी और कोई और अथॉरिटी ये सर्जित कर दी। चलिए, सभी मामलों में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उद्भूत होने वाले सभी मामलों में हम हाई कोर्ट की ताकत नहीं ले रहे, लेकिन एक विशेष फील्ड में, एक स्पेशल क्षेत्र में अगर हम हाई कोर्ट की ताकत लेकर किसी अन्य अथॉरिटी को दे देते हैं, यानी किसी अन्य अथॉरिटी का सृजन करके उसे हाई कोर्ट की वो विशेष ताकत विशेष क्षेत्र में जो इस्तेमाल होती थी वो उसे दे दें, और सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन एज सच इंटैक्ट रखें, तो क्या ऐसा करना गलत होगा? ठीक है, इस विषय पर मिनर्वा मिल में जस्टिस भगवती ने विचार व्यक्त किए थे। जस्टिस भगवती ने यह कहा,
मिनर्वा में। क्यों कहा? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस मिनर्वा मिल में, ठीक है ना, इस 42वें संविधान संशोधन में के माध्यम से अनुच्छेद 323A और 323B ये जोड़े गए थे। अब जरा 323A की भाषा एक बार देख लें, ठीक है। 323A(1), ठीक है, 323A सबसेक्शन 1, ठीक है, उसका डी यानी घा, अगर हिंदी में देखें तो घा, और डी अंग्रेजी में, इस उपखंड को देखें तो क्या कहता है? अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता खंड 1 में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी, ठीक है ना। अच्छा, खंड 1 देख लें। खंड 1 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगी। यानी संसद कानून बनाकर एक ट्रिब्यूनल सृजित कर सकेगी, जिस ट्रिब्यूनल को सरकार के यानी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुनने की अधिकारिता होगी। और इस संबंध में संसद जो कानून लाएगी उसके द्वारा वो उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 136 की अधिकारिता को छोड़कर, क्योंकि उन्होंने सीधे लिखा अनुच्छेद 136 के अधीन, ठीक है ना, अनुच्छेद 136 के अधीन जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता उसे छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों की अधिकारिताओं का अपवर्जन कर सकेगी। अगर संसद ने ऐसा किया तो अनुच्छेद 226 और 227 की अधिकारिता हाईकोर्ट के पास नहीं बचेगी, ठीक है ना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 की अधिकारिता नहीं बचेगी, यानी फंडामेंटल राइट पर जबरदस्त हमला है, ठीक है ना। ये आज भी मौजूद है, चीजें कहीं गई नहीं है। 323, ठीक है, A(1)D हमने आपको पढ़कर सुनाया। 323B, ठीक है, 3 सबसेक्शन 3 इसका डी देखें, सबसेक्शन 3 का डी, अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये 323A और 323B लाया गया 42वें संविधान संशोधन में। अब चूंकि 42वें संविधान संशोधन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, ये चेक हो रही है किसमें? मिनर्वा में, ठीक है। तो मिनर्वा में जो लोग काम कर रहे थे मीनिंग बाय मिनर्वा जो लोग डिसाइड कर रहे थे, उन्होंने 368 4 और 5 इसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, क्योंकि वो तो इतने गलत हैं कि उन्हें कोई भी सही कह ही नहीं पाएगा। लेकिन मिनर्वा में भी 323A और 323B इसके संबंध में कुछ नहीं कहा गया सिवाय जस्टिस भगवती के। और जस्टिस भगवती ने भी जो कहा वो 323A और 323B के पक्ष में ही कहा, यानी 323A(1)D और 323(3)D इसके पक्ष में कहा। और मजेदार है कि मिनर्वा के बाद 2 मुकदमे डिसाइड हुए, पी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और पी संभमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इन दोनों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने
323(1)D और 323(3)D इसी पर चर्चा की और दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल पाया, दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल पाया। मजेदार है। और पी संबमूर्ति में 371D पर भी चर्चा हुई थी। 371D, इसे भी एक बार देख लेते हैं। 371D, तब बात करने में आसानी होगी। ठीक है, 371D इसका पांचवा। ठीक है, 371D(5) जरा देख ले। करा प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम रूप से निपटाने वाला आदेश राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से 3 मास की समाप्ति पर इनमें से जो भी पहले हो प्रभावी हो जाएगा। और परंतु भी, ठीक है, लिखा है, और परंतु में उसने कहा परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश द्वारा जो लिखित रूप में किया जाएगा और जिसमें उसके कारण भी निर्दिष्ट किए जाएंगे, प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी। और ऐसे मामले में प्रशासनिक अधिकरण का आदेश यथास्थिति ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या वह निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। और जब आप इसे 371D(1) पढ़ेंगे, ठीक है, तो 371D(1) क्या कह रहा है? राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा उन दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यपूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा। और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे। जिस समय ये जोड़ा गया था उस समय तेलंगाना नहीं था, इसलिए इसमें आप फुटनोट में देखेंगे तो 3 नंबर पर अलग लिखा हुआ है और पहले नंबर पर ये 32वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यानी मिनर्वा से भी पहले, यानी 42वें से भी पहले। और इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि राज्य सरकार, ठीक है, राष्ट्रपति एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। तेलंगाना तो बाद में बना, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और वर्तमान में तेलंगाना के लिए भी। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करेगी? एजुकेशन और रोजगार, इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन राज्य के विभिन्न भागों में हो, इसको देखेगी। ठीक। और ट्रिब्यूनल जो आदेश देगी, ट्रिब्यूनल जो आदेश देगी, तो ट्रिब्यूनल तक मामला कब पहुंचेगा? जब राज्य सरकार शिक्षा और रोजगार राज्य के विभिन्न भागों में साम्यपूर्ण तरीके से वितरित करने में गड़बड़ कर रही होगी, तभी तो जाएगा वहां तक। जैसे हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन बिना नाम लिए समझिए आप जाएंगे कि एक विशेष दल के शासनकाल में मैनपुरी में तो बिजली आती थी, शाहजहांपुर में नहीं आती थी। ठीक है ना। प्रदेश के विभिन्न भागों में बिजली आती थी, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिजली नहीं आती थी। ठीक है, ऐसी स्थितियां रहती थी। तो ये अगर होगा तभी तो मसला ट्रिब्यूनल तक जाएगा, नहीं तो जाएगा क्यों? ठीक है ना। यानी राज्य सरकार ट्रिब्यूनल के समक्ष एक पक्ष होगी। ठीक। और उसके बाद जब ट्रिब्यूनल डिसीजन दे देगी तो राज्य सरकार डिसीजन बदल सकेगी। यह लिखा है 371 सबसेक्शन 5 में। कब हुआ यह अमेंडमेंट? 32nd अमेंडमेंट है, यह 32वां। मिनर्वा से भी पहले हो गया। और चैलेंज कब हुआ? पी संबमूर्ति में 1987। आप सोचो देश की राजनीतिक जागरण की स्थिति क्या रही है। और ऐसे देश में, ठीक है, यह बताया जाता है, कहा तो यही जाएगा कि जनता सर्वोच्च है, कहा तो यही जाएगा। लेकिन अगर यहां जुडिशियल रिव्यू समाप्त किया जाए, हालांकि जुडिशियल रिव्यू भी आप देख ही रहे हैं कैसे हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा, अरे हो तो रहा, कम से कम इसे भी खत्म कर दो। अब तो जो चाहो तो करो। तो आपको 371 ये भी हमने पढ़वा दी। अब जरा बात करते हैं आपका मिनर्वा में जस्टिस भगवती ने ये कहा, ठीक है, इस 323A और B के संबंध में
कि इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है कि कोई और जुडिशियल सिस्टम ये तैयार किया जाए, क्योंकि 323 ये कह रही ना कि भारत सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में अगर कोई विवाद है, ठीक है, तो उसके सुलझाव के लिए भारत सरकार प्राधिकारी यानी ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कर सकेगी। यही कह रहा ना 323 है, अधिनियम बनाकर, ठीक है। और उस प्राधिकारी के द्वारा जो कुछ निर्णित किया जाएगा वो अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट इसके समक्ष ही चुनौती उसको दी जा सकेगी। इसके अलावा अन्य न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है वो अपवर्जित किया जा सकेगा। यही तो कह रहा है 323A और 323B, यही तो कह रहा है। तो आपका मिनर्वा में जस्टिस भगवती ने इस बात पर मोहर लगाई कि ऐसा किए जाने में कोई दिक्कत नहीं। शर्त यह लगाई है कि जब भी संसद ऐसा करे तो उसे क्या करना चाहिए, उच्च न्यायालय के समान ही शक्तियां देकर उस प्राधिकारी की स्थापना करना चाहिए, ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष समान ही वो स्वतंत्रता का बर्ताव कर सके, यानी इंडिपेंडेंट वो हो हर तरीके से, ये होना चाहिए। और अगर पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनाने के सेक्शंस के साथ उसको स्थापित किया जाता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मिनर्वा में जस्टिस भगवती ने डिसाइड किया। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उसके बाद जस्टिस भगवती को इस की बात को आधार बनाकर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, जो आज आप कैट के नाम से जानते हो, ठीक है ना, इसका गठन करने के लिए कानून लाया गया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट, वो तो सरकार चाहती ही है कि कैसे भी जुडिशियल रिव्यू हटे। सरकार यानी तत्कालीन सरकार, आज तो हंगामा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे देश में किसी को यह लगने लगे कि साहब जो है हम ही सरकारों में रहेंगे। तो तत्कालीन जो सरकार है वो अपना कैट के गठन के लिए एक अधिनियम लाई और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फिर से चैलेंज हो गई, ठीक है। कैट को गठित करने के लिए जो अधिनियम आया, और साथ ही साथ 323A 1D भी चैलेंज हो गया, 323B और आपका 3D ये भी चैलेंज हो गया। किसमें? पी संपत कुमार, ठीक है, पी संपत कुमार में ये दोनों चैलेंज हो गया, पी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो पहले ही कह दी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आप हमारा जुडिक्शन खत्म करोगे तो हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे, क्योंकि सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपका वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, अ नंबर ऑफ डिसीजन है जिसमें उन्होंने कहा इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और फंडामेंटल राइट, इसके संदर्भ में अनुच्छेद 32 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बात तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दी कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर हमारा जुडिक्शन आप आउस्ट करोगे तो हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करेंगे। और उन्होंने कुछ एक्ट में संशोधन के सुझाव दिए कि ये आप संशोधन इसमें करो, ठीक है। और ये कहा कि अगर ये संशोधन आप नहीं करते हैं तो ये जो अथॉरिटी होगी ये उच्च न्यायालय के समान प्रभावी निर्णय नहीं दे सकेगी। और मिनर्वा में ये कहा था कि जब उच्च न्यायालय के समान प्रभावी निर्णय दे सकने में समर्थ अथॉरिटी इसकी स्थापना की जाए तो फिर जुडिशियल रिव्यू इसकी ताकत किसी और को दे देने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहा था। तो उन्होंने कहा ये अमेंडमेंट संशोधन अगर आप कर दें तो ये एकदम वैलिड एक्ट होगा, ठीक है। और इस तरह उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय का जो 226 और 227 का जुडिक्शन होता है, 226 में उसे किसी भी विधिक प्रश्न को या फंडामेंटल राइट के प्रश्न को सुनने की अधिकारिता है जो उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ, ठीक। और 227 में
ट्रिब्यूनल्स के सहित जितने न्यायालय उसकी अधिकारिता में काम कर रहे हैं, सबका सुपरविजन वो कर सकता है। ये दोनों अधिकारिताएं कैट के संबंध में अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गई और उच्चतम न्यायालय की उस पर मोहर आ गई। इसीलिए हम कहते हैं जनता का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस पर मोहर भी आ गई और आपका इसी प्रकार 371D जो 32वां संविधान संशोधन, इसके अनुपालन में आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की है और वहां तो लिखा ही है कि जो ट्रिब्यूनल बनेगी वो जो डिसाइड करेगी, ठीक है, उसे राज्य सरकार की सहमति के लिए भेजा जाएगा और राज्य सरकार ट्रिब्यूनल के डिसीजन में जो कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, ठीक है ना, जो न्याय निर्णयन करने वाली प्राधिकारी है और जिसने राज्य सरकार के पक्ष होते हुए मुकदमे में न्याय निर्णयन किया है, यानी पार्टी जो मुकदमे में है उसी के पास डिसीजन भेजा जा रहा है, ठीक है ना, और डिसीजन राज्य सरकार जैसा चाहे बदल सकती है, ठीक है ना, यह लिखा है, हमने पढ़वाया आपको भी। और राज्य सरकार अगर 3 महीने तक उस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं करती, यानी कोई फैसला नहीं लेती, तो जिस रूप में ट्रिब्यूनल ने वो डिसीजन दिया था उस रूप में, और अगर राज्य सरकार संशोधन कर देती है तो संशोधित स्वरूप में वो डिसीजन लागू होगा। तो निर्णय कराने का मतलब ही क्या रहा? राज्य सरकार का जो पक्ष होगा, वहां राज्य सरकार हार गई, मान लीजिए डिसीजन उनके पास आ गया, तो वो फिर अपने ही हिसाब से उसको संशोधित कर देंगे। तो मतलब ही क्या बचा? शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में वो मैनपुरी, ठीक है, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में लाइट दे रहे थे, हम ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये गलत थे, वो उन्हीं के पास पहुंच गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैनपुरी और उसी को लाइट मिलेगी, तुम तय लो। तो मतलब क्या बचा? और इसके लिए हम फिर सिर्फ अनुच्छेद 136 में एसएलपी फाइल कर सकते हैं, ठीक, और एसएलपी उनकी मर्जी पे है, मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है। और वहां क्या हो रहा है ये आपको दिखाई रहे हैं हम, ठीक है। तो इस ढंग से ये जो 32nd अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया 371D, इसके द्वारा स्थापित जो ट्रिब्यूनल है, ये इसका क्या मतलब बचा? और उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो 226, 227 की थी वो आपने समाप्त कर दी, ठीक है ना। मिनर्वा में क्या कहा कि उच्च न्यायालय के समान प्रभावकारी अधिकारिता रखने वाला अगर कोई जुडिशियल सिस्टम आप डेवलप करते हो तो कोई बात नहीं। तो क्या किसी उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य सरकार के पास समीक्षा के लिए जाता है? नहीं। यहां तो आप भेज रहे हो, तो फिर आपने जो व्यवस्था की जुडिशियल रिव्यू के संबंध में, वो उच्च न्यायालय के समान प्रभावकारी ये कहां है? ये तो नहीं है। और अगर ये नहीं है तो जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित कर देने से लाभ क्या होगा ये बता दो, ठीक है। आग आग कहने से आग की गर्मी उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। आग जलाने से आग की गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक है। इसीलिए रामायण, गीता या कुरान या बाइबल पढ़ने से आप ईसा या मोहम्मद साहब या कृष्ण नहीं हो जाते, ठीक है। वहां जो लिखा है उसे करने से आप ईसा, मोहम्मद या कृष्ण होते हैं, ठीक है। शब्दों में कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तो आचरण में है। अगर आचरण विपरीत थे तो शब्द का क्या मतलब था?
ठीक है। और आज आप देखते ही हैं कि फेसबुकिया माहौल है, उसमें शब्द ही शब्द ये आपको दिखाई देते हैं और आचरण के नाम पर एक बड़ा शून्य दिखाई देता है। इसलिए नैतिकता की, धार्मिकता की बातें तो बहुत हैं। धर्म या नैतिक व्यक्ति, ठीक है, धार्मिक या नैतिक व्यक्ति, या धर्म या नैतिकता, ये कहीं नहीं दिखती। आपने कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए जो मशीनरी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो उसी ढंग का प्रभावी न्याय निर्णय कर सके जैसा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करता है। और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कृपा नहीं करता है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कृपा करता है, ये आप मान लेते हैं, गलत। इस संविधान ने रचना की है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के, और उन्हें काम ही यही दिया है। इसलिए कोई कृपा नहीं करते हो, तुम्हें करना ही यही चाहिए। और अगर ये कर रहे हो तो तुम सिर्फ महान नहीं सामान्य काम कर रहे हो, और ये नहीं करते हो तो फिर आप अपनी गरिमा से गिरा हुआ काम कर रहे हो, ठीक है। और आपने किया क्या? मिनर्वा में भी आपने सिर्फ लिप सर्विस ये कर दी। आपने कहा कि ये उसी ढंग का प्रभावी सिस्टम होना चाहिए जिस ढंग का प्रभावी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, और अगर ऐसा है तो सेपरेट जुडिशियल सिस्टम ये खड़ा किया जा सकता है, ये आपने कहा। जब उसे लागू करने का अवसर आया 323 ए और बी, तो आपने पी संपत कुमार में क्या किया? और पी संपत कुमार को तो चलो एक बार गले के नीचे उतार भी लें, ठीक है, कि आपने ये कहा कि नहीं साहब इसमें ये अमेंडमेंट और करिए ताकि ये उच्च न्यायालय के समान प्रभावी हो सके। और आपने अपने लिए 32 की अधिकारिता सुरक्षित कर ली, तो 226 आप ये भी कहते कि फंडामेंटल राइट के संबंध में वो भी सुनेंगे, तो नहीं कहा आपने, ठीक है। और पी संबमूर्ति जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि राज्य सरकार जो पक्ष है नीचे उसी को निर्णय बदल देने की अधिकारिता है, ठीक है। तो चूंकि ये इतना गलत है कि पी संबमूर्ति में आपने ये तो कहा कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा, ये तो जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर रहा है, और 371 डी में 5 जो उसका सब्सेक्शन है उसको पूरे को अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने कर दिया। ये तो आपने किया क्योंकि वो तो इतना गलत है कि आप बचा ही नहीं सकते। लेकिन आपने इस बात पर यहां भी कुछ नहीं कहा कि अनुच्छेद 226 और 227 की अधिकारिता उच्च न्यायालय की रहनी चाहिए, भले ही वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के संदर्भ में कहे हैं आप, लेकिन कहते तो इस बात को कहने के लिए यल चंद्र कुमार तक आना पड़ा। यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जब डिसाइड हुआ है, इसका सन देख लीजिएगा, सन हमने नहीं देखा है, यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब डिसाइड है। यल चंद्र कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, ठीक है, यानी बरसों बरस लग गए। यल चंद्र कुमार का महत्व ही इसी बात में है कि यल चंद्र कुमार में पहली बार यह कहा आकर कि नहीं 226, 227, 32 और ठीक है आपका कौन सा ये 136, ये जो जुडिशियल रिव्यू को, यूं तो जुडिशियल रिव्यू पूरे संविधान में बहुत जगह है, लेकिन 32, 136, 226 और 227 इनके द्वारा जो जुडिशियल रिव्यू प्रदत्त किया गया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, यह बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और अगर इसको किसी भी संविधान संशोधन या कानून के द्वारा समाप्त किया जाता है
तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और इसमें 323 1D, ठीक है, 323A 1D और 323B 3D इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। ठीक है, ये यल चंद्र कुमार का महत्व है। तो हम लोग शुरू हुए थे कि संसद की विधायी शक्ति है या ठीक है, संसद संविधान का संशोधन संविधायी शक्ति में ही करती है। 1973 तक यही बेसिक प्रश्न रहा। ठीक है, 1973 के बाद बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया और वो आज तक कंटिन्यू है, ये पूरा संविधान संशोधन। इसके बाद एक सवाल बचता है बस, कि जैसा आज दिखाई देता है कि क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार कुछ परिवारों के हाथों सुरक्षित हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये तो आज दिख रहा है। बोले शिवनाथ काटजू कौन है? बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, बाद में भारत सरकार के गृह मंत्री हुए। बोले उनके बेटे शिवनाथ काटजू, बोले वो उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस थे। बोले उनके बेटे मार्कंडेय काटजू, बोले वो भी जस्टिस थे। ठीक है, जस्टिस अनिल खन्ना भी सीजीआई थे। कौन था? अभी गवई, RS गवई से पूर्व सीजीआई अनिल खन्ना थे शायद, या खन्ना तो थे ही, इतना तो हमें याद है, बाकी कौन थे पता नहीं। बोले वो कौन है? वो जस्टिस HR खन्ना के बेटे हैं। ठीक है, बोले जस्टिस चंद्रचूड़ कौन? बोले उनके पिताजी तो सीजीआई रहे, उनके दादा सीजीआई रहे। ये जो स्थिति दिख रही है, इसको बदलने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाएंगे। बोले अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर का विरोध करता है। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है, और ठीक है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सही है। ठीक है, लेकिन न्यायिक नियुक्ति, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी, अब आप कहते हैं कि न्यायिक नियुक्ति उससे आवश्यक तौर पर जुड़ी है, ये बात सही भी है कि जिसकी नियुक्ति अगर सरकार के द्वारा होगी तो सरकार से स्वतंत्र कैसे रह पाएगा, ये बात ठीक भी है। यानी नियुक्ति का स्वतंत्रता से अविच्छिन्न संबंध है। लेकिन नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता। ये तो भाई थोड़ा गले के नीचे न उतरने वाली बात है, क्योंकि ये तो आप भी मान रहे हैं कि इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है जो संविधान को और प्रभावी बना दे। यानी ये जो दिखाई दे रहा है कि आप दादा सीजीआई, फिर पोता सीजीआई, फिर बेटा सीजीआई, ये जो दिख रहा है, इसे समाप्त करने के लिए तो कुछ होना चाहिए। यानी नियुक्ति संबंधी प्रावधानों में संशोधन होना चाहिए। यानी हम आपको यह बता रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है ठीक है वो, उसको अमेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन ये तो किए जा सकते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर आपने जो घोषित कर दिया, यदि उसमें संशोधन की जरूरत हो, प्रभावी करने के लिए भी तो संशोधन की ही जरूरत होगी। वो कैसे किया जाए? क्योंकि आप तो बेसिक स्ट्रक्चर पास करके बैठ गए और अब कुछ भी अगर होता है तो आप कह देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा भाई। तो इसको समाप्त करने के लिए 45वां संविधान संशोधन में एक व्यवस्था की गई। ठीक है, 45वां संविधान संशोधन, इसमें व्यवस्था की गई कि इस स्थिति को बदला जाए। और उसमें जैसा ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम की व्यवस्था है, ऐसे ही रेफरेंडम का प्रस्ताव हुआ कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो प्रावधान है इनमें किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो क्या होना चाहिए? पूरे देश में रेफरेंडम होना चाहिए और उस रेफरेंडम में यह अनिवार्य हो कि लोकसभा के लिए जितने वोटर वोट देने के लिए एलिजिबल हैं उनका 51%, ठीक है, यानी आधे से 1% ज्यादा, उन चुनाव में आवश्यक तौर पर वोट करें। अगर 51% से नीचे वोट कर रहा है
खत्म हो गई बात, नहीं हो सकता। ठीक है, मिनिमम 51%, ऊपर करें तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन कम से कम 51% लोग वोट करें, और उन 51% कम से कम उनमें बहुमत से अगर बेसिक स्ट्रक्चर के संबंध में या उसमें संशोधन के लिए जो प्रस्तावित किया गया है वो अगर पास हो जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को उसके अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाए। ठीक है, यह प्रस्ताव किया गया, और इस चुनाव को चुनाव आयोग कराए, रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करें, और अगर जुडिशियल रिव्यू होना है कि चुनाव, तो वही जैसे होता है कि आपने चुनाव नहीं कराया बल्कि चुनाव के नाम पर धांधली कराई है। ठीक, उन सब आधारों पर जुडिशियल रिव्यू दिया जाए, बाकी जुडिशियल रिव्यू मना रहेगा। मतलब वही लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, जैसे जो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है संविधान में, ऐसे बहुत से उपबंध आप पढ़ेंगे उनका, इस संविधान के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करके भाषा लिखी होती है। ठीक है, लेकिन उस भाषा के बाद भी जुडिशियल रिव्यू होता है। क्यों लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है? लिमिटेड तब क्या होता है कि आपको जो ताकत दी गई वही इस्तेमाल की। ठीक है, ऐसा तो नहीं उसके नाम पर कुछ और कर दिया, नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन किया आपने। ठीक है, या फिर जिस स्थिति में आपको उस शक्ति का उपयोग करना था उस स्थिति के उत्पन्न होने का कोई साक्ष्य है या नहीं है? ऐसा तो नहीं वो स्थिति ही उत्पन्न नहीं हुई थी और आपने उस शक्ति का प्रयोग कर लिया। ठीक है, मेलाफाइडली उस शक्ति का उपयोग तो नहीं किया। ठीक है, छद्म विधायन जैसे किया जाता है उस ढंग से आपने शक्ति का छद्म उपयोग ये तो नहीं किया है। इन ग्राउंड्स पर तब भी जुडिशियल रिव्यू हो जाता है जब नॉट विद स्टैंडिंग के तरह से, मतलब नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन शब्दों के साथ कोई आर्टिकल शुरू होता है तो भी हो जाता है, लेकिन वो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी चुनाव आयोग जो चुनाव कराएगा उसका लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू हो ही जाएगा। और अगर ये हो जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाए। यह व्यवस्था 45वें संविधान संशोधन से प्रस्तावित की गई, लोकसभा से पारित हुई। ठीक है, और कल जैसे हम कह रहे थे ना कि 84 में राजीव गांधी जीत के आ गए और 89 तक कुछ नहीं हुआ। हो सकता है राज्यसभा में, ये देखने लायक बात है, जरा देखना चाहिए कि हो सकता है राज्यसभा में इनका बहुमत ना हो उतना जितना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए चाहिए, तो ये न कर पाए हो, ये भी संभव है। हालांकि हमने उस दृष्टिकोण से देखा नहीं है। तो ये जो 45वां संविधान संशोधन था ये कांग्रेस के असहयोग के कारण राज्यसभा में गिर गया। ठीक है, यानी कांग्रेस अपने आप तो ये कर रहे हैं, यानी वो ये तो चाहते हैं कि पार्लियामेंट के हाथों में संविधान के संशोधन की शक्ति आ जाए, कि वो जैसा चाहे संशोधित कर दें, ये पार्लियामेंट के हाथों में आ जाए, क्योंकि उनका विश्वास है कि पार्लियामेंट में तो हम बहुमत में रहेंगे ही, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ये ताकत भारत और संविधान किसने बनाया? हम भारत के लोग। ठीक है ना, तो अगर भारत के लोगों के पास जाना है उसमें उन्हें दिक्कत है, वो नहीं जाएंगे आप। ठीक है, तो कांग्रेस के नॉन कोऑपरेशन के कारण राज्यसभा में ये गिर गया, जबकि मेरे दृष्टिकोण से अगर ये पारित होता तो एक ठीक स्थिति बनकर आती और एक बैलेंस पोजीशन निर्मित होती और सही होता, क्योंकि आज ऐसे बहुत से प्रावधानों में संशोधन की जरूरत दिख रही है। कॉलेजियम सिस्टम ही है। ठीक है, आप तो सब सुरक्षित किए बैठे हैं अपने लिए, कोई बाहर का आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसे व्यवस्था बना दी है विभिन्न क्षेत्रों में कि बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता। तो ये हम भारत के लोग इनका संविधान है, इसमें थोड़ा संदेह पैदा होने लगता है। वास्तव में अगर इन शब्दों को प्रभावी करना है तो रेफरेंडम सिस्टम आ जाना चाहिए था, ज्यादा बेहतर था। ये कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण हुआ, हालांकि पूर्ण तो नहीं हुआ, नागरिकता छूट गई, कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी छूट गई। ठीक है, और पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित प्रावधान छूटे हैं,
राजभाषा से संबंधित प्रावधान छूटे हैं, केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक संबंध ये छूटे हैं, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आ गया होगा। मेरा काम सिर्फ इतना ही है, बाकी पढ़ना आपको है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना आ गया होगा और शेष आप अपने आप पढ़ लेंगे, इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। ठीक।